Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. This is lecture number 2 for civics class 8th of the chapter Why do we need a parliament. इस चैप्टर के पहले लेक्चर में हमने देखा था कि पार्लियामेंट होता क्या है, ठीक है। और अब इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि पार्लियामेंट के रोल्स क्या है. बाय द नेम इटसेल्फ सजेस्ट व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट. तो हम यहाँ पर पार्लियामेंट की ज़रूरत क्या है इसके बारे में समझेंगे, ठीक है. पार्लियामेंट क्या है, क्विक रिवीजन देख लेते हैं. पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहां पर पूरी कंट्री से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आकर बैठ रहे हैं, ठीक है. इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का होना क्यों जरूरी है? बिकॉज इंडिया फॉलोज अ डेमोक्रेसी एंड इन डेमोक्रेसी पीपल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटिटी, है ना. सबसे पावरफुल कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन है डेमोक्रेसी में? पीपल, ठीक है. और पीपल रूल किस तरीके से कर रहे हैं? थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, है ना. और यही रिप्रेजेंटेटिव्स जब जाकर एक जगह पर बैठ रहे हैं, एक अथॉरिटी को बना रहे, उसको बोला गया है पार्लियामेंट, राइट. वी हैव ऑलरेडी सीन कि पार्लियामेंट के 3 हिस्से हैं, लोकसभा, राज्यसभा एज वेल एज प्रेसिडेंट, ठीक है. तो इस लेक्चर में अब हम देखेंगे कि लोकसभा का काम क्या है, राज्यसभा का काम क्या है, लोकसभा में लोग किस तरीके से आ रहे हैं, मेथड क्या है, प्रोसीजर क्या है, राइट. सो लेट अस बिगिन विद टुडेज लेक्चर. पीपल एंड इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स. लोग, हमने देखा डेमोक्रेसी में पीपल इंपॉर्टेंट है और वो किस तरीके से रूल कर रहे हैं? बाय देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, राइट. अब रिप्रेजेंटेटिव्स जो है ये किस तरीके से अपना रोल प्ले कर रहे हैं? इनको देना जरूरी है कंसेंट, ठीक है. इनको क्या देना जरूरी है? कंसेंट. क्योंकि ये जो कंसेंट है ये किसके बिहाफ में दे रहे हैं? पीपल के बिहाफ में, है ना. ये इनका अपना कंसेंट नहीं है क्योंकि ये एक रिप्रेजेंटेटिव्स है किसके? पीपल के. दैट इज वाई ये जो भी कंसेंट दे रहे हैं ये एक्चुअली पीपल का कंसेंट है ना. और अगर मान लो कि कोई एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, एक रिप्रेजेंटेटिव है इन लोगों का और इसका जो कंसेंट है वो इनके कंसेंट से मैच नहीं करता, तो फिर पीपल अगली बार इसको वोट नहीं देंगे. क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो ये पीपल की चॉइस नहीं है. गेटिंग? और इसको तो चूज ही इसलिए किया गया ना ताकि ये पीपल को रिप्रेजेंट कर सके. फाइन. तो पीपल किस तरीके से अपना कंसेंट देते हैं? 3 तरीके से. ईदर बाय डिजायर और अप्रूवल और पार्टिसिपेशन. डिजायर यानी इच्छा, लोगों की इच्छा जब उनसे पूछी जाती है कि आप क्या चाहते हैं, आप किस तरीके की पॉलिसीज चाहते हैं, है ना. और उनकी इच्छा को जानने का सही तरीका क्या है? थ्रू मीडिया. मीडिया यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि मीडिया जाकर लोगों के इंटरव्यूज लेता है, उनसे उनकी चॉइस पूछता है, उनकी डिजायर्स को पूछता है और फिर वो नेशनल टीवी पर जब वो सारी चीजें दिखाता है तो ये जो उसकी जो चॉइस है, उसका जो ओपिनियन है वो पूरे सिटीजन्स तक एज वेल एज रिप्रेजेंटेटिव्स तक, गवर्नमेंट तक भी पहुंचता है. देन अप्रूवल. अप्रूवल का मतलब होता है अप्रूव करना, किसी भी चीज को हामी देना, मतलब किसी भी चीज को हाँ करना, राइट. उसको हम बोलेंगे अप्रूवल. अप्रूवल किस तरीके से? यहाँ जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, है ना, अगर कोई बिल आता है और ये रिप्रेजेंटेटिव्स उसको पास कर देते, अपना वोट दे देते, तो इसका मतलब है कि ये उसको अप्रूव कर रहे हैं, है ना. और ये अप्रूव कर रहे हैं मतलब पीपल अप्रूव कर रहे हैं, ठीक है. देन पार्टिसिपेशन. ये लोग डायरेक्टली तो पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं, है ना. ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं पर ये इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है. सो डिजायर, अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन आर दी 3 ways थ्रू विच द पीपल ऑफ इंडिया गिव देयर कंसेंट टू द गवर्नमेंट, राइट. नाउ रोल्स ऑफ द पार्लियामेंट. अब ये इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यहाँ जो रोल पार्लियामेंट प्ले कर रहा है ये आपके पूरे गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में एक बेसिक प्रोवाइड कर रहा है ना. हमने देखा था कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशरी, ठीक है. वैसे तो हम पार्लियामेंट मतलब लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम पार्लियामेंट के रोल्स पढ़ेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से एग्जीक्यूटिव भी किस पे डिपेंड कर रहा है? लेजिस्लेचर पे, फॉर देयर फॉर्मेशन, है ना. अभी अगर आपको ये सब कॉम्प्लेक्स लगता है तो इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और 1 by 1 इसको पढ़ते हैं, ठीक है. रोल्स ऑफ पार्लियामेंट में क्या आएगा? टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट. मतलब पार्लियामेंट ही है जो नेशनल गवर्नमेंट को सिलेक्ट कर रही है. नेशनल गवर्नमेंट को बनाने का काम किसका है? पार्लियामेंट का, ठीक है. देन टू कंट्रोल, इन्फॉर्म एंड गाइड द गवर्नमेंट. अब सिर्फ गवर्नमेंट बना देने से काम नहीं होगा, है ना. उसको कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि वो अपनी पावर्स का एक्सेसिव यूज ना कर ले, ठीक है. उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा. इन्फॉर्म मतलब क्या चीज अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी है और क्या चीज डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है ना. ये सब किसको बताना पड़ेगा? गवर्नमेंट को.
देन टू गाइड द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट काम किस तरीके से करे, है ना, जो भी पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करेगी वो किस तरीके से करेगी, ये भी काम किसका है, पार्लियामेंट का। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को हम पढ़ेंगे डिटेल में, राइट। टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, फर्स्ट पॉइंट है टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। नेशनल गवर्नमेंट से पहले हम देखते हैं पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर क्या है। पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स हैं, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट एक पोस्ट है, एक अथॉरिटी है ना, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा जो है ये ग्रुप्स है, ये असेंबलीज है। सभा का मतलब है असेंबली। शुरू करेंगे लोकसभा के स्ट्रक्चर से। लोकसभा का मतलब है लोगों की सभा, सभा यानी असेंबली, और लोक मतलब होता है लोग, है ना, पीपल, और पीपल मीन्स दी पीपल ऑफ इंडिया। जितने भी इंडियन सिटीजन हैं उन सबको पीपल यहाँ पर बोल रहे हैं। ठीक है, अब लोकसभा में कौन आके बैठेगा, सारे लोगों का लोकसभा में आकर बैठना तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मतलब कि लोकसभा में पूरे इंडिया से सारे लोग वोट करेंगे। जिन लोगों को वोट दिया जाएगा वो कहलाएंगे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब कि पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाले कुछ लोग, वो आएंगे और बैठेंगे लोकसभा में। ठीक है, सो इन लोकसभा टोटल सीट्स कितनी है, 545, है ना। एट प्रेजेंट, इसको आप गिनेंगे एट प्रेजेंट यहाँ पर है 545 सीट्स। लेकिन लोकसभा की जो अपर लिमिट है, लोकसभा की जो अपर लिमिट है ये है 552 सीट्स की। अपर लिमिट का मतलब क्या है कि लोकसभा में किसी भी टाइम पर मैक्सिमम 552 सीट्स ही हो सकती हैं, इससे ज्यादा सीट्स लोकसभा में नहीं हो सकती। ठीक है, और एट प्रेजेंट कितनी है, 545। अगर कभी सपोज ये 552 सीट से बढ़ाना है लोकसभा की सीट्स को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अमेंडमेंट इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी हम कोई चेंज करते हैं उसको बोलते हैं हम अमेंडमेंट। ठीक है, 545 सीट्स है, 545 में से 543 सीट्स पर होता है इलेक्शन। ठीक है, जिसमें पूरे इंडिया से लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। और जो बाकी 2 सीट्स हैं इन पर कौन आएगा, एंग्लो इंडियंस। इन पर कौन आएंगे, एंग्लो इंडियंस। अभी एंग्लो इंडियंस का मतलब समझते हैं। एंग्लो जहां पर भी आपको देखे आप समझ लीजिए इट इज रिलेटेड टू ब्रिटिशर्स। ठीक है, एंग्लो इंडियंस मतलब ऐसे इंडियंस जिनके जो फादर है ना, या फादर थे, दे वर दी ब्रिटिश सिटीजन्स। इंडिपेंडेंस के समय सारे ब्रिटिशर्स इंडिया से नहीं गए होंगे, है ना, कुछ रहे होंगे जिनकी जनरेशन्स हमारे बीच में होंगी। ठीक है, तो ऐसे लोगों को हम इंडियन तो नहीं कह पाएंगे पूरी तरीके से। क्यों, क्योंकि उनकी जो जनरेशन, उनकी जो पहले वाली जनरेशन है, उनके जो फादर है, दे वर दी ब्रिटिश सिटीजन, दैट्स व्हाई हमने उनको अलग कैटेगरी में रखा और उनका नाम क्या रखा हमने, एंग्लो इंडियंस। ठीक है, 2 सीट्स लोकसभा में रिजर्व्ड होती है एंग्लो इंडियंस के लिए। लेकिन अभी कुछ समय पहले ना, पिछले साल अराउंड शायद, ये एंग्लो इंडियंस के लिए जो रिजर्वेशन है 2 सीट्स में, इसको हटा दिया गया है। क्यों, क्योंकि अब एंग्लो इंडियंस जो है वो इतने साल बाद, इंडिपेंडेंस के इतने साल बाद, वो कंप्लीटली इंडिया में ही घुल मिल गए। ठीक है, दैट इज उनके लिए अलग से रिप्रेजेंटेशन रखने की जरूरत गवर्नमेंट को महसूस नहीं हुई। ठीक है, बट अभी अगर आप अपनी एनसीईआरटीज में पढ़ रहे हैं, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें आपको ये मेंशन करना पड़ेगा दैट 2 सीट्स आर रिजर्व फॉर एंग्लो इंडियंस। क्यों, क्योंकि एनसीईआरटीज में चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो 543 पर होंगे इलेक्शंस, 2 सीट्स पर एंग्लो इंडियंस। ठीक है, अब थोड़ा सा और डिटेल में जाके हम सबसे पहले देखेंगे कि ये लोग होंगे कौन। अब देखते हैं कि लोकसभा में ये मेंबर्स आए कहाँ से। देखो, मैंने बताया कि लोकसभा में पूरे इंडिया के सिटीजन्स जो है वो वोट डालेंगे, और पूरे इंडिया के सिटीजन्स को वोट डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं दिस इज इंडिया, ऐसा नहीं है लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, अब इंडिया को बराबर टुकड़ों में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, इंडिया को बराबर टुकड़ों में डिवाइड करने की कोशिश किस बेसिस पर करेंगे, पॉपुलेशन के बेसिस पर। किस बेसिस पर, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। और कोशिश की जाएगी कि हर एक पार्ट की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट या फिर अप्रोक्सीमेटली इक्वल होनी चाहिए। हर एक पार्ट को, हर एक टेरिटरी को बोला जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूएंसीज किस बेसिस पर बनाई जाएंगी, ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल पॉपुलेशन। अब ये काम कौन करने वाला है, इंडिया को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करना किसी अथॉरिटी के हाथ में होगा, है ना। इस अथॉरिटी का नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI। इलेक्शन कमीशन
by the name itself, it is suggesting that this all is being done for the purpose of election. ठीक है, इलेक्शन कमीशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, है ना. मेन फंक्शन क्या है? इलेक्शंस को ठीक से कंडक्ट कराना इन दी कंप्लीट इंडिया. पॉलिटिकल पार्टीज जो बनेंगी उनको रिकॉग्निशन देने का काम इलेक्शन कमीशन का है, उनको सिंबल्स देने का काम इलेक्शन कमीशन का है. ठीक है, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को ठीक से रेगुलेट करने का काम भी किसका है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. ठीक है, जो स्टाफ होते हैं इलेक्शन प्रोसेस में, जो ईवीएम मशीन्स होती हैं, उन सब का काम, उन सबको रेगुलेट करने का काम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का. ठीक है, अभी देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया? इलेक्शन के लिए पूरे इंडिया को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया. अब हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में होंगे इलेक्शन. ठीक है, इंडिया में जब भी लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं तो पूरी इंडिया में एक दिन एक साथ इलेक्शन नहीं होता. ठीक है, हम क्या करते हैं, मतलब इलेक्शन कमीशन क्या करता है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज का ग्रुप बनाता है इस तरीके से कि ये 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक साथ इलेक्शन होगा, इनका एक साथ होगा. और इसका कारण क्या है? क्योंकि इलेक्शन कंडक्ट कराने में बहुत सारे स्टाफ लगता है. ठीक है, बहुत सारी ईवीएम मशीन लगती है, साथ में पुलिस फोर्सेस को भी लगाना पड़ता है. क्यों? क्योंकि बहुत सारे राइट्स, कम्युनल राइट्स होने के चांसेस होते हैं. ठीक है, तो अगर पूरे इंडिया में एक साथ इलेक्शन करा देंगे एक ही दिन, तो क्या होगा? ना तो हमारे पास मशीन्स उतनी है, ना तो हम अपना स्टाफ मैनेज कर पाएंगे, और ना ही पुलिस फोर्सेस एक साथ मैनेज कर पाएंगी. दैट इज वाई जब लोकसभा का इलेक्शन होता है तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को ग्रुप में रखा जाता है. फाइन. अब यहाँ पर क्या होगा? जब इलेक्शन कंडक्ट किया जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अलग अलग पार्टी के मेंबर्स खड़े होंगे, है ना, कैंडिडेट बनेंगे और लोग उनको वोट करेंगे. जिस भी मेंबर को, जिस भी कैंडिडेट को ज्यादा वोट्स मिलेंगे, है ना, मतलब मेजॉरिटी 50% + 1 जिसको वोट मिलेंगे, वो जाकर बन जाएगा आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को थोड़ी देर के लिए साइड में रखेंगे. अभी मैंने यहाँ पर बोला कि जिस भी पार्टी का कैंडिडेट मेजॉरिटी गेन करता है तो पार्टी क्या है ना. हमने सुना है पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं. अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी नहीं सुना होगा तो एटलीस्ट आप ये तो जानते होंगे कि कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, ये बहुत सारी पार्टीज है. ठीक है, अब ये पार्टीज क्या होती है पहले वो समझते हैं. पॉलिटिकल पार्टी का मतलब है कि एक ऐसा ग्रुप जो कि एक पॉलिटिकल नेचर का है ना, जो राजनीति से जुड़ा हुआ है ना. अब ग्रुप कौन लोग बनाते हैं? आप ऑब्वियस है ना कि आप वैसे लोगों के साथ दोस्त बनते हो जो आपके जैसे, जिनकी थिंकिंग आपकी जैसी होती है जनरली. ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी का मतलब है कि एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, एक पॉलिटिकल ग्रुप जहां पर एक सी आइडियोलॉजी वाले लोग एक साथ आकर बैठते हैं, डिस्कशंस को करते हैं और साथ में अपना एक ग्रुप फॉर्म करते हैं जो नेशन को चलाना चाहता है. ठीक है, जिस जो पावर को गेन करना चाहता है और साथ में पॉलिटिकल एजेंडास को हैंडल करना चाहता है. ठीक है, उसको बोलेंगे हम एक पॉलिटिकल पार्टी. ठीक है, अब पॉलिटिकल पार्टी जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी. ठीक है, जनरली ये 3 पार्टीज को हम सारे लोग जानते हैं, इसलिए हम इनका एग्जांपल लेके आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अभी देखो मान लेते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसका नाम है 1. ठीक है, अब ये 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या हो रहा है कि तीनों पार्टी से एक एक मेंबर, एक एक कैंडिडेट यहाँ पर इलेक्शन के लिए खड़ा होता है ना. अब मान लो कि कांग्रेस पार्टी का जो कैंडिडेट है उसको सबसे ज्यादा वोट्स मिले, तो 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन जीतेगा? कांग्रेस. ठीक है, ऐसे ही क्या होगा, सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन होंगे, सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जितने भी मेंबर जीत के आएंगे, जितने भी कैंडिडेट जीत कर आएंगे, वो जाकर बैठेंगे आपकी लोकसभा में. ठीक है, ये जो 543 सीट्स है ना, यहाँ पर जाके बैठेंगे यहाँ से इलेक्टेड हुए लोग. आया समझ में? मतलब कि पूरे इंडिया में इलेक्शन हुए, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो भी कैंडिडेट जीतेगा वो आएगा और बैठ जाएगा लोकसभा में. क्यों? क्योंकि ये लोगों की सभा है और इन लोगों को इलेक्ट किसने किया है? इंडियंस, द सिटीजन ऑफ इंडिया. ठीक है, तो इस तरीके से लोकसभा को हम कहेंगे लोगों की सभा. ठीक है, अब देखते हैं 545 सीट्स यहाँ पर है. फाइन. अब 543 सीट्स जो है, एंग्लो इंडियंस को भी हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, तो हम गिन लेंगे 545 सीट्स. ठीक है, 545 सीट्स में क्या होगा, जब लोकसभा का इलेक्शन पूरा हो जाएगा, सारे लोग आकर लोकसभा में बैठ जाएंगे, तो लोकसभा मेंबर्स कहलाएंगे. क्या कहलाएंगे वो? लोकसभा मेंबर्स.
लोकसभा मेंबर्स में एक काउंटिंग होगी, ठीक है, एक काउंटिंग होगी जिसमें ये देखा जाएगा कौन सी पार्टी के कितने कैंडिडेट, ठीक है। हमने यहाँ से 3 पार्टीज का नाम लिया, ऐसी बहुत सारी पार्टीज है और इनकी काउंटिंग होगी कि बीजेपी से कितने मेंबर्स हैं, कांग्रेस से कितने मेंबर्स हैं और आम आदमी पार्टी से कितने मेंबर्स हैं। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो इंडिविजुअली इलेक्शन फाइट करते हैं, मतलब जिनको किसी भी पार्टी को बिलोंग नहीं करना है ना, वो इंडिविजुअली इलेक्ट होते हैं। अगर लोग उनको वोट देते हैं तो जाकर वो क्या करते हैं, लोकसभा में बैठते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर काउंटिंग होती है और मान लेते हैं कि बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट्स मिले, मतलब सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स किसके हैं, बीजेपी के, ठीक है। सबसे ज्यादा का मतलब क्या होना चाहिए, 50% प्लस 1, उसको ही हम बोलेंगे मेजॉरिटी, ठीक है, उसको ही हम क्या बोलेंगे, मेजॉरिटी। मतलब कि आधे, 50% का मतलब आधा, और उससे अगर एक वोट भी ज्यादा है ना, अगर 51% वोट्स भी किसी एक पार्टी को मिलते हैं तो ये कहलाएगी आपकी रूलिंग पार्टी या फिर मेजॉरिटी पार्टी। अभी ये कहलाएगी मेजॉरिटी पार्टी, और क्योंकि इसको मेजॉरिटी वोट्स मिल गए हैं तब ये कहलाएगी रूलिंग पार्टी, मतलब ये पार्टी जो अब रूल करेगी आगे हमारी कंट्री को। फाइन, यहाँ पे सारी काउंटिंग होगी कैंडिडेट्स की, फिर ये जो भी पार्टी को 50% प्लस 1 मिनिमम है, ठीक है। अब 50% प्लस 5 वोट भी अगर मिलते हैं, मतलब 55% वोट भी अगर मिलते हैं तो भी कौन ही कहलाएगा, बीजेपी ही रूलिंग पार्टी कहलाएगी, ठीक है। अब ये जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी जो है, अगर ये रूलिंग पार्टी बन गई है तो इनके आपस में ऑलरेडी पहले से डिसाइड हो चुका है कि इनका लीडर कौन रहेगा, ठीक है। अभी जो लीडर है बीजेपी पार्टी के कौन थे, आपके नरेंद्र मोदी, ठीक है। पिछले इलेक्शन में क्या हुआ, बीजेपी को मेजॉरिटी सीट्स मिली 50% प्लस 1, है ना, और इनको जब 50% प्लस 1 वोट्स मिल गए तब इन्होंने क्या देखा कि हमारा लीडर कौन है, नरेंद्र मोदी, ठीक है। लीडर नरेंद्र मोदी है तो ये जो रूलिंग पार्टी का लीडर होगा यही बनाएगा आपकी गवर्नमेंट, इसको हम बनाएंगे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा तो उसका सिंपल सा आंसर है कि रूलिंग पार्टी या मेजॉरिटी पार्टी का जो भी लीडर होगा वो बनेगा प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। यहां तक बात समझ आई। अब हम चलेंगे इसके आगे। ये हो गया आपका लोकसभा। लोकसभा से हमने क्या डिसाइड कर लिया, प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, है ना। देखो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो गया, नॉट इलेक्ट, ये सिलेक्ट हुआ है एक तरीके से, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं बीजेपी, मान लो बीजेपी के जितने भी मेंबर्स थे उनमें से एक बन गया आपका प्राइम मिनिस्टर। अब बाकी जो मेंबर्स रहेंगे, है ना, बाकी जो रिमेनिंग मेंबर्स रहेंगे इनको बनाया जाएगा मिनिस्टर्स, इनको क्या बनाया जाएगा, मिनिस्टर्स। और मिनिस्टर कौन होते हैं, जो मिनिस्ट्री के हेड होते हैं। मिनिस्ट्री क्या होती है, गवर्नमेंट ने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए, है ना, जैसे कि फूड डिपार्टमेंट, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट। तो ये जो डिपार्टमेंट इनको नाम दे दिया गया है मिनिस्ट्री का, ठीक है। और यही मिनिस्ट्री का जो लीडर होगा, जो हेड होगा, वो भी रूलिंग पार्टी से होगा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर रूलिंग पार्टी से, ठीक है। तो यहाँ पर उस व्यक्ति को हम बोलेंगे मिनिस्टर, है ना। बाकी लोगों को बना दिया जाएगा मिनिस्टर्स, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर कि कैसे लोकसभा के इलेक्शन में हम ये देखते हैं कि किस पार्टी के कैंडिडेट सबसे ज्यादा है, 50% प्लस 1 वोट किस पार्टी को मिले हैं। जो भी पार्टी को 50% प्लस 1 वोट मिल जाएंगे इन दी लोकसभा इलेक्शन, वो पार्टी का जो लीडर होगा वो बनेगा प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाकी मेंबर्स जो होंगे वो बनेंगे मिनिस्टर्स, ठीक है। टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, हमने नेशनल गवर्नमेंट को सिलेक्ट कर लिया, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स यही तो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्ट, राइट। तो पार्लियामेंट का जो पहला रोल है टू सिलेक्ट दी नेशनल गवर्नमेंट, ये यहाँ पर खत्म हो जाता है। यहाँ प्राइम मिनिस्टर बन गया और बाकी लोग मिनिस्टर्स बन गए। आप एक और टर्म सुनेंगे जिसको हम बोलते हैं COM, ठीक है, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कुछ अलग नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक ग्रुप है। मिनिस्ट्रीज तो बहुत सारी है ना, 100-150 करीब मिनिस्ट्रीज है हमारे पास, ठीक है। इसमें से कुछ जो मेन या बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट मिनिस्ट्रीज हैं उनका एक ग्रुप जो प्राइम मिनिस्टर से हमेशा ही कांटेक्ट में रहता है ना, हफ्ते में 1-2 बार वो उनसे मिल लेता है और बहुत कंट्री को रन करने में इनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, ठीक है। ऐसे ग्रुप को,
ऐसी मिनिस्ट्रीज के ग्रुप को बोला गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये प्राइम मिनिस्टर के क्लोज कॉन्टेक्ट में रहते हैं, जैसे कि होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, ये सारी मिनिस्ट्रीज जो इम्पोर्टेंट हैं ये रहेंगी आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। जैसे कि कल्चरल मिनिस्ट्री है ना, इसका बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है, लेकिन इतना नहीं कि इसको प्राइम मिनिस्टर से हर समय कांटेक्ट में रहना जरूरी हो, तो इसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, सो आई होप प्राइम मिनिस्टर्स एज वेल एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज क्लियर टू यू। फाइन, ये देखा हमने लोकसभा। ठीक है, मेजोरिटी पार्टी हो गई, और ये मेजोरिटी पार्टी जिसको 50% प्लस 1 वोट मिलेंगे ये बनाएगी नेशनल गवर्नमेंट, और नेशनल गवर्नमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव्स, है ना। कैसे, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि गवर्नमेंट के जो 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशरी। ये जो एग्जीक्यूटिव्स है, ये हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये जो एग्जीक्यूटिव्स हैं यही है हमारी नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है, ये बन गई आपकी नेशनल गवर्नमेंट, इन्हीं को हम एग्जीक्यूटिव बोलेंगे। नेशनल गवर्नमेंट में सबसे हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर, और उसके नीचे कौन है, मिनिस्टर्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखना जरूरी है कि ये जो एग्जीक्यूटिव्स हैं ये लोकसभा के मेंबर थे, है ना, इनको मेजॉरिटी मिली इसलिए इनको एग्जीक्यूटिव्स में डाला। मतलब कि इनके पास है डुअल मेंबरशिप, इनके पास है डुअल मेंबरशिप यानी सदस्यता, और डुअल का मतलब होता है 2। ठीक है, मतलब कि जो लोग नेशनल गवर्नमेंट को फॉर्म कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स, दे हैव डुअल मेंबरशिप। वो एग्जीक्यूटिव, वो गवर्नमेंट के मेंबर तो है ही सही, साथ में वो लेजिस्लेचर के भी मेंबर्स हैं। ठीक है, कैसे, क्योंकि पहले तो ये लेजिस्लेचर में ही आए थे, है ना, उसके बाद जब इनको मेजॉरिटी मिल गई तब इनको एग्जीक्यूटिव्स की भी मेंबरशिप मिल जाती है। ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो रूलिंग पार्टी है ना, सिर्फ और सिर्फ जो रूलिंग पार्टी है जिसको मेजॉरिटी मिली है उसके पास है डुअल मेंबरशिप। बाकी ये जो पार्टीज हैं जिनको वोट तो मिले हैं, जो लोकसभा के मेंबर्स तो है ना, जो पार्लियामेंट के मेंबर्स तो है, लेकिन एग्जीक्यूटिव के मेंबर नहीं है, इनके पास नहीं है डुअल मेंबरशिप। डुअल मेंबरशिप होगी सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी पार्टी के पास। ठीक है, ये हो जाएगी रूलिंग पार्टी, और जो बाकी पार्टीज बचेंगी ये एक साथ कहलाएंगी अपोजिशन। ठीक है, ये एक साथ कहलाएंगी अपोजिशन, लेकिन हम मेन अपोजिशन किसको बोलते हैं, जो पार्टी को ज्यादा वोट्स मिले हो इनके बीच में। ठीक है, उसको हम बोलेंगे अपोजिशन पार्टी। फाइन, सो आई होप दिस इज क्लियर। एक कंसेप्ट और है यहाँ पर, कोलिशन गवर्नमेंट का। ठीक है, कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब क्या है, मान लेते हैं लोकसभा का इलेक्शन हुआ, ठीक है, कैंडिडेट्स इलेक्ट होके आ गए लोकसभा में, लेकिन किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी ही नहीं मिली, है ना, मतलब किसी भी पार्टी को 50% प्लस 1 वोट मिले ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में अगर जो बाकी पार्टीज हैं वो ये डिसाइड करती हैं कि अगर हम सब लोग हाथ मिला लेते हैं, अगर हम सारे एक साथ आ जाते हैं और अपने मेंबर्स को जोड़ते हैं, तो उससे हमारे पास अगर 50% प्लस 1 वोट आ जाते हैं तो हम सब मिलकर, मतलब अलग अलग पार्टीज मिलकर एक गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं, जिसको हमने न्यूज़ के टर्म्स में हमने सुना होगा गठबंधन। ठीक है, गठबंधन की सरकार, इसका मतलब ही ये है कोलिशन गवर्नमेंट, है ना। पार्टीज जब आपस में हाथ मिलाकर तैयार हो जाती हैं कि हम सब मिलकर गवर्नमेंट बना लेते हैं, उसको बोलेंगे कोलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, अब कोलिशन गवर्नमेंट बन रही है तो किस पार्टी के मेंबर्स से प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ठीक है, कौन मिनिस्टर्स बनेंगे। ऐसे में ताकि कन्फ्लिक्ट ना हो, वो क्या डिसाइड करते हैं, कंसेंसस से, यानी कि सहमति से डिसाइड करते हैं कि किसको बनना चाहिए प्राइम मिनिस्टर, और मिनिस्टर्स हर पार्टी से कुछ कुछ मेंबर्स बनेंगे, मतलब किसी भी एक पार्टी से सारे मिनिस्टर्स नहीं बन सकते, अदरवाइज बाकी पार्टीज क्या करेंगी, कोलिशन से बाहर हट जाएंगी। और ऐसे कंडीशन में मान लो कोलिशन के बाद गवर्नमेंट भी बन जाती है, गवर्नमेंट बनने के बाद अगर कोई पार्टी बैकआउट करती है कि नहीं हमें आपके साथ गवर्नमेंट में नहीं रहना, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, पूरी गवर्नमेंट जो है वो गिर जाएगी, जिसको हम कहते हैं सरकार का गिरना। ये ज्यादातर किस चीज में होगा, कोलिशन गवर्नमेंट में ही होगा, है ना। क्यों, क्योंकि पावर लेने के लिए गवर्नमेंट बनाने के लिए पार्टीज आपस में मिल तो जाते हैं, लेकिन उनकी आइडियोलॉजीज मैच नहीं होती, जिसके कारण बाद में वो बैकआउट करने लगते हैं। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। अभी हमने देखा कि नेशनल गवर्नमेंट को बनाने में मेजर रोल किसका है,
लोकसभा का, ठीक है, क्योंकि नेशनल गवर्नमेंट पूरे नेशन के लिए बन रही है, तो पूरे नेशन के ही लोग वोट करते हैं लोकसभा के इलेक्शन में। फाइन। तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन जो है टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट हम समझ चुके हैं, ठीक है। लेकिन पार्लियामेंट का दो पार्ट और है, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, ठीक है। तो अब राज्यसभा का और प्रेसिडेंट का काम क्या है हम ये देखेंगे आगे। प्रेसिडेंट एक अथॉरिटी है, हमारे इंडिया का फर्स्ट सिटीजन कहलाता है प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट, फाइनल अथॉरिटी किसके हाथ में होगी? प्रेसिडेंट के हाथ में। और राज्यसभा का काम क्या है? जैसे कि लोकसभा है ना, लोगों की सभा है, तो राज्यसभा राज्यों की सभा है। नेशनल गवर्नमेंट जो है ये तो पूरे इंडिया के लिए बन रही है, ये तो किसी एक स्टेट के लिए है ही नहीं। गवर्नमेंट के हमने देखे थे 3 टियर है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट है पूरे इंडिया के लिए, फिर स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं इंडिविजुअल स्टेट के लिए, है ना, पर स्टेट के लिए एक स्टेट गवर्नमेंट है। और उसके बाद होता है लोकल लेवल गवर्नमेंट, है ना, या लोकल गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं। दिस इज फॉर डिस्ट्रिक्ट्स और विलेजेस, ठीक है। देखो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसको ही हम बोलेंगे नेशनल गवर्नमेंट, और ये किसने बना दी? लोकसभा ने बना दी, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होगा पूरे इंडिया के लिए लॉज बनाना, पूरे इंडिया को देखना, पूरे इंडिया को रेगुलेट करना। लॉ तो पार्लियामेंट बनाएगी, पूरे इंडिया को रेगुलेट करना या उसको लॉज को इम्प्लीमेंट करना किसका काम है? आपकी नेशनल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। इसके बाद हर स्टेट में हमने एक स्टेट गवर्नमेंट रखी है, ठीक है। हर स्टेट में हमने क्या रखी है? एक स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे मान लो ये इंडिया है, तो पूरे इंडिया के लिए काम कौन करने वाली है? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन इंडिया के अंदर ये जो छोटे छोटे से स्टेट्स हैं, है ना, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन सब के लिए अलग अलग एक गवर्नमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। क्यों प्रेजेंट है? इंडिया बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है, ठीक है। साथ में इंडिया बहुत ही वास्ट है, एरिया वाइज भी और डाइवर्सिटी वाइज भी। अब इतने बड़े एरिया को एक गवर्नमेंट अकेले नहीं संभाल सकती, क्योंकि हर एरिया की अलग अलग डिमांड है, हर एरिया का जो वेदर है वो अलग अलग है ना, हर एरिया के लोगों का कल्चर अलग अलग है, उनके फेस्टिवल्स अलग हैं। इसलिए क्या जरूरी हुआ कि हर स्टेट के लिए एक इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट बनाओ, जो सिर्फ ये देखेगी कि उसकी अपनी टेरिटरी में, उसके अपने स्टेट में कैसे लॉस की ज़रूरत है, लोगों को किन चीज़ों की ज़रूरत है, लोगों के लिए क्या परेशानी है, उनके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, और उनके लिए बेस्ट पॉसिबल हम क्या कर सकते हैं, ये देखने का काम किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का। जैसे अगर एमपी गवर्नमेंट है, तो एमपी गवर्नमेंट का सिर्फ इतना काम है कि आपको एमपी को रेगुलेट करना है, राइट। आपको एमपी के बाहर किसी दूसरे स्टेट में कुछ नहीं देखना है, आपको सिर्फ एमपी देखना है। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको एमपी भी देखना है, छत्तीसगढ़ भी देखना है, तमिलनाडु भी देखना है, कश्मीर भी देखना है, सब कुछ देखना है, ठीक है। तो ये हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो हम लोकसभा की मदद से बना चुके हैं। अब आएगी स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के बाद बनेंगी लोकल गवर्नमेंट, तो ये हम पढ़ेंगे आगे किसी और लेक्चर में, ठीक है। यहाँ हमारा फोकस है राज्यसभा। अब देखो पूरे इंडिया के लिए एक गवर्नमेंट तो बन गई, लेकिन पूरे इंडिया में जो लॉ बनेंगे, पूरे इंडिया के लिए जो लॉ बनेंगे और जब उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो जरूरी नहीं है कि जो पूरे इंडिया के लिए सही है वो हर एक इंडिविजुअल स्टेट के लिए भी सही हो, है ना। तो इसका ध्यान कौन रखेगा? स्टेट गवर्नमेंट्स। इसलिए तो स्टेट गवर्नमेंट्स को बनाया है कि आपके स्टेट का क्या बेस्ट इंटरेस्ट है उसको आप गवर्नमेंट के सामने रखो, है ना। मान लो कि कोई एक लॉ बनता है जो पूरे इंडिया के रिस्पेक्ट में तो सही है, लेकिन एमपी और छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में सही नहीं है, एमपी और छत्तीसगढ़ को उस लॉ से कुछ नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बात बताएगा कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट तो हर एक स्टेट का डेटा रख के नहीं बैठी, है ना, इसलिए तो स्टेट गवर्नमेंट है। तो स्टेट गवर्नमेंट बताएगी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमारे पास ये नुकसान हो सकते हैं इस लॉ से, तो आप इसमें कुछ एक्सेप्शंस रखो। लेकिन ये बात कब पता चलेगी? जब स्टेट से कोई जाके सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ बताएगा, है ना। जो स्टेट में लॉ बनाने वाली बॉडी है लेजिस्लेचर, वो जब जाके पार्लियामेंट में बताएगी कि सर हमारे, आपने जो पूरे स्टेट, पूरे इंडिया के लिए जो लॉ बनाया है उससे हमारे स्टेट को नुकसान है, तब तो कुछ चेंजेस होंगे, है ना। इसलिए बनाई गई है राज्यसभा। इसलिए क्या बनाई गई है? राज्यसभा। राज्यसभा मतलब राज्यों की सभा, यानी कि इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, हर स्टेट से कुछ लोग आएंगे और जाकर राज्यसभा में बैठेंगे, है ना। राज्यसभा पार्लियामेंट का एक हाउस है,
राज्यसभा में जाकर बैठेंगे और जब भी वहां पर पूरे नेशन के लिए कुछ डिस्कशन होगा तो ये अपने स्टेट की प्रॉब्लम्स वहां पर रखेंगे, अपने स्टेट का रिप्रेजेंटेशन करेंगे कि हमारे स्टेट में इस वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये हमारे स्टेट ने इतना कंट्रीब्यूट किया है, ये हमारा स्टेट प्रोग्रेस कर रहा है ना। ये सब कौन बताएगा? कोई स्टेट का व्यक्ति। राज्यसभा में जो लोग आएंगे वो कहाँ से आएंगे? स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, अब स्टेट लेजिस्लेचर क्या है? जैसे हमने देखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ये 50 बार रिपीट होगा ही होगा। स्टेट गवर्नमेंट के भी 3 ऑर्गन हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, जैसे हमने देखा सेंट्रल गवर्नमेंट में जो लेजिस्लेचर है उसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर को स्टेट लेजिस्लेचर ही बोलेंगे। ठीक है, और स्टेट लेजिस्लेचर के 2 हाउसेस होंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली लोकसभा की तरह काम करेगी, फाइन, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल का होना जरूरी नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है कि हर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होना चाहिए। अगर किसी स्टेट को लगता है कि वो लेजिस्लेचर के एक हाउस से यानी सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली से काम चला सकता है, उसको नीड नहीं है दूसरे हाउस की, तो वो ना भी बनाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल का होना कंपल्सरी नहीं है। ठीक, अब जो राज्यसभा में मेंबर्स आएंगे ये कहाँ से आने वाले हैं? इधर से, लेजिस्लेटिव असेंबली से। लेजिस्लेटिव असेंबली से जब ये मेंबर्स आके राज्यसभा में बैठेंगे तो जब भी पार्लियामेंट डिस्कशन करेगी, कोई भी लॉ बनाएगी पूरी कंट्री के लिए, तो वहां पर ये राज्यसभा के मेंबर्स ये वहां पर अपने स्टेट का बेस्ट इंटरेस्ट रखने की कोशिश करेंगे, है ना। किसी भी लॉ से अगर उनके स्टेट को दिक्कत है ना, अगर उनके फाइनेंसेस को नुकसान है, उनकी कल्चरल यूनिटी को नुकसान है, तो ये सारी चीजें कौन बताएगा? राज्यसभा के मेंबर्स बताएंगे पूरे पार्लियामेंट को। फाइन, दैट इज वाई राज्यसभा इज इंपॉर्टेंट। राज्यसभा अगर नहीं होती तो क्या होता? इंडिया में जो स्टेट्स यूनिटी में रह रहे हैं, कोई भी स्टेट इंडिया से अलग होने के बारे में नहीं सोच रहा है, तो क्यों? क्योंकि राज्यसभा है। ठीक है, राज्यसभा में ही हर स्टेट अपना रिप्रेजेंटेशन देता है, अपने स्टेट की प्रॉब्लम्स को वहां पर रखता है। अदरवाइज क्या होगा? लोकसभा अकेले जब लॉ बनाती, अगर राज्यसभा नहीं होता तो लोकसभा पूरे इंडिया को सामने रखती और स्टेट्स के बारे में नहीं सोच पाती। लेकिन क्योंकि राज्यसभा है तो पार्लियामेंट जब भी कोई डिसीजन लेगी स्टेट्स के बारे में भी सोच के डिसीजन लेगी। ठीक है, सो दैट इज वाई लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ आर इम्पोर्टेंट। दोनों ही पार्लियामेंट के हाउसेज हैं, दोनों के काम अलग अलग है, दोनों के मेंबर्स अलग अलग है, लेकिन दोनों के ही मेंबर्स को बोलेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, दोनों के मेंबर्स क्या कहलाएंगे? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं? 250। हाँ, यहाँ 245 लिखा है, क्यों? क्योंकि एट प्रेजेंट 245 मेंबर्स है, लेकिन राज्यसभा की जो अपर लिमिट है दैट इज 250। इसमें से जो 233 मेंबर्स हैं ये आ रहे हैं आपके लेजिस्लेटिव असेंबली से, है ना। मतलब जितने भी स्टेट्स हैं उन सब की लेजिस्लेटिव जो असेंबली है वहां से मेंबर्स कहाँ पर आ रहे हैं? राज्यसभा में। उनके लिए 233 सीट्स अवेलेबल है। फिर ये 12 मेंबर्स कहाँ से आ रहे हैं? ये 12 मेंबर्स या ये 12 सीट्स का लॉजिक है कि इंडिया में जो भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंडिया में साइंस, स्पोर्ट्स, आर्ट्स या फिर किसी भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर कुछ बहुत अचीव किया है ना, इंडिया को प्राउड कराया है, वो 12 लोग, ऐसे 12 लोग राज्यसभा में आएंगे, है ना। और राज्यसभा में वो अपने फील्ड से कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे। एक तरीके से उनको सम्मान देने का भी तरीका है कि हमने उनको नेशनल पॉलिसी मेकिंग में इंक्लूड किया है। ठीक है, जैसे कि लता मंगेशकर, हेमा मालिनी, सचिन तेंदुलकर, है ना, ऐसे लोग ये क्या है? राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं। ठीक है, तो राज्यसभा का डिवीजन किस तरीके से होगा? 233 फ्रॉम द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड 12 मेंबर्स they will be nominated by the president। ये 12 मेंबर को लाने की जिम्मेदारी किसकी है? आपके प्रेसिडेंट की, है ना। इन पर कोई भी इलेक्शन नहीं होगा। नॉमिनेट करने का मतलब है कि अपनी मर्जी से उनको वहां पर लाया जा रहा है। किसकी मर्जी से? प्रेसिडेंट की मर्जी से। फाइन, सो दीज 12 मेंबर्स विल बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा। यहाँ पर हो गया आपका लोकसभा एंड राज्यसभा का कंपोजिशन
खत्म। ठीक है, अब आगे देखेंगे इनके और फंक्शंस क्या है। लोकसभा का फंक्शन हम देख ही चुके, टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। इसका मतलब नहीं, ये नहीं है कि लोकसभा का और कोई फंक्शन नहीं, लोकसभा के और भी फंक्शन है जो हम देखते हैं। फाइन, नाउ ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन खत्म, टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। सी, ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट था, मैं इसको और भी ज्यादा सिंपल तरीके से समझा सकती थी, मतलब शॉर्ट में समझा सकती थी, इतना बड़ा लेक्चर बनाने की शायद जरूरत नहीं थी। बट एक कंसेप्ट से सारे कंसेप्ट लिंक हैं, और अगर हम बिना लिंक किए पढ़ने लगेंगे तो फिर आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इस तरीके से पूरे कंसेप्ट को लिंक करके करके पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ना तो आप कुछ भूलेंगे, और साथ में जो एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिलेगी पॉलिटी के बारे में, सिविक्स के बारे में, वो अलग लेवल पर होगी। राइट, दैट्स व्हाई हम इतना बड़ा लेक्चर बना रहे हैं और हर एक पॉइंट को, हर एक एंगल को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।